नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हम प्रथम सत्र के काव्य नंबर 8 माँ कहे कहानी पर थे। संवाद शैली का यह काव्य है जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि का इन्हें सम्मान मिला है बराबर। साकेत गुप्त जी का लिखित महाकाव्य है और बहुत ही प्रसिद्ध यह साकेत महाकाव्य है। इसके अलावा उन्होंने यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयदत्त व्रत आदि कृतियाँ उन्होंने लिखी है। प्रस्तुत जो काव्य है, इस काव्य को हमने अगले तास में समझा है, लेकिन फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको कहीं भी कोई नुकसान ना जाए काव्य को समझने में, क्योंकि यह काव्य बहुत ही कर्मयोगी इंसान ऐसे गौतम बुद्ध पर आधारित है बराबर। गौतम बुद्ध, उनके जो पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन, जिन्होंने गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को जीवन के सारे दुखों से दूर रखा, लेकिन फिर भी एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकले और वहाँ उन्होंने बूढ़े इंसान को देखा, बीमार इंसान को देखा, मृत्यु देखी और साथ ही तप करने वाले ऋषि को देखा। और इन चार अवस्थाओं में जो तीन अवस्था थी, वो तीन अवस्था उन्हें बहुत ही दुखदायक लगी। बीमारी की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था और मृत्यु की अवस्था बराबर। तप करने वाला जो ऋषि है, उसके मुख पर जो हास्य दिखाई दे रहा था, जिससे उन्हें पता चला कि ईश्वर की प्राप्ति इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है, इसलिए ईश्वर प्राप्ति की खोज में वह निकले बराबर। 35 साल की आयु में उन्होंने, मतलब 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और 35 साल की आयु में उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह जो गौतम बुद्ध है, उनका नाम है सिद्धार्थ, उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल। प्रस्तुत जो संवाद शैली का काव्य है, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने बेटे राहुल को सिद्धार्थ की यानी कि गौतम बुद्ध की कहानी सुना रही है कि गौतम बुद्ध एक दिन भ्रमण कर रहे थे बागीचे में। सुंदर प्रकृति खिली हुई थी। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में अचानक से एक हंस जो है वह आहत होकर गिरा। जिस आखेटक ने उसका शिकार किया था, वह आखेटक अपना शिकार लेने के लिए सिद्धार्थ के पास आता है, यानी गौतम बुद्ध के पास आता है। गौतम बुद्ध उसे देने के लिए मना कर देते हैं और आखिर में न्यायालय में बात जाती है, दोनों लड़ते हैं। यही बात को यशोधरा काव्य के रूप में राहुल के सामने रखती है और आखिर में राहुल से पूछती है कि राहुल तू बता, अब यह जिसने आखेटक ने हंस को मारा है, तो आखिर में न्याय किसका पक्ष लेगा। तो कहानी सुनने के बाद जो राहुल है वो बताता है कि न्याय दया का दान देती है, इसलिए न्याय उसी के पक्ष में जाएगा। न्याय मारने वाले के पक्ष में नहीं, लेकिन बचाने वाले के पक्ष में जाएगा, क्योंकि न्याय जो है वह दया के पक्ष में है। इसीलिए राहुल कहता है कि दया न्याय का दान देती है, इसीलिए दया जो है न्याय को प्राप्त करेगी, मतलब न्याय जो है वह दया को प्राप्त करेगा। और यह बात जब यशोधरा सुनती है तो वह कहती है कि बेटा तूने कहानी समझ ली। बिल्कुल सही बात है। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में होता है। न्याय क्या होता है? न्याय वह है जो दया के पक्ष में होता है, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, लेकिन बचाने वाले के पक्ष में होता है। इसलिए राहुल कहता है कि हाँ माँ, दया न्याय का दान देती है, इसीलिए दया किसके पक्ष में आएगी? न्याय किसके पक्ष में आएगा? दया के पक्ष में आएगा। इसलिए न्याय किसके पक्ष में आया? गौतम बुद्ध के पक्ष में आएगा बराबर। इसलिए आखिर में यशोधरा कहती है कि हाँ बेटा तूने कहानी समझ ली बराबर। बेटा हमने कहानी इस तरीके से समझ ली है। काव्य का एक बार गान करते हैं, समझ लेते हैं। माँ कहे कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ लेटी ही लेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कहे कहानी, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी।
मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किन तूथे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल तू निर्णय कर इसका। न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, माँ कह एक कहानी। बच्चों, हमने काव्य समझ लिया है। अब काव्य के शब्दार्थ हम लिखेंगे, बराबर। काव्य के शब्दार्थ में है दूसरे पैराग्राफ में चेटी, बराबर। चेटी शब्द का अर्थ क्या आता है, दासी। चेटी शब्द का क्या अर्थ आएगा, दासी, बराबर। ये लिखिएगा आपकी नोटबुक में। उसके बाद दूसरे शब्दार्थ तो बिल्कुल ही आसान है। उसके बाद आया मानधन, मानधन यानी कि पुत्र, ये शब्द लिखिएगा, बराबर। इसके बाद है सुरभि यानी खुशबू, सुरभि यानी क्या, खुशबू। मनमानी यानी मनपसंद, बराबर। इसके बाद है सामने के पन्ने पर हिमबिंदु। आगे हमने देखा था, बराबर, झांकड़નું ટીપું જેને કહેવાય हिमबिंदु। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झीले थे, यानी कि पौधों के पत्तों पर, फूलों के पत्तों पर हिमबिंदु, बराबर। हिमबिंदु એટલે ઝાકળના ટીપા જેને કહેવાય, बराबर ने, जो बाजेला હોય પાંદડા पर, बराबर। तो उसे क्या कहा जाएगा, हिमबिंदु यानी ओस की बूंदे, बराबर। क्या कहा जाएगा, ओस की बूंदे। उसके बाद है नेक्स्ट शब्दार्थ है खग यानी पक्षी। गुजराती में भी यह शब्द आता है खग, याद है ना आपको, क्योंकि बहुत सारे जो शब्द होते हैं बेटा वो अपभ्रंश होकर आते हैं। जो कई शब्द होते हैं उसमें गुजराती में भी वही शब्द आता है और हिंदी भाषा में भी वही शब्द आता है, बराबर। तो जो शब्द अपभ्रंश होकर आते हैं तो कई शब्द गुजराती और हिंदी में मतलब समान भी आ सकते हैं, बराबर। तो यहाँ यह शब्द है पक्षी, बराबर। उसके बाद है गिरा बिद्ध, बिद्ध यानी बिंधा हुआ, बराबर, जिसे निशाना बनाया गया है, बिंधा हुआ, बराबर। उसके बाद है शर यानी बाण। ना अक्षर समझ में आए तो दूसरे पीरियड में फिर से टीचर एक बार आपको बताएंगे। खग यानी बिंधा हुआ, फिर से एक बार नीचे लिख दूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ अनुस्वर बिंधा, बिंधा हुआ, बराबर। यहाँ शर यानी कि बाण। उसके बाद है पक्ष यानी पंख, बराबर। ये तो आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अक्षर थोड़े बहुत अगर आपको ना समझ में आए तो नेक्स्ट पीरियड में फिर से आपको बताऊंगी मैं, बराबर। आखेटक यानी शिकारी, आखेटक यानी शिकारी, बराबर। जो शिकार करता है उसे आखेटक कहा जाता है, शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, मानी यानी कि अभिमानी, ख्याल आया। उसके बाद है नेक्स्ट जो है आहत यानी कि घायल, क्या आएगा, आहत यानी कि घायल। उसके बाद आगे जो है वह है हठ यानी कि जिद, द डबल किया गया है। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, ये शब्द आपको फिर से टीचर नेक्स्ट पीरियड में दिखाएंगे। जिद इस तरीके से लिखा है टीचर ने, बराबर। द किया है जी और द, इस तरीके से ये द है और फिर ये इस तरीके से जिद, बराबर, इस तरीके से लिखा। फिर है सदय यानी दयालु, सदय निर्दय यानी दयालु दयाहीन, बराबर। सदय निर्दय शब्द का उपयोग देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से किया है, बराबर, ताकि दोनों ही चीज़ें आ जाए। उभय यानी कि दोनों, बराबर। स्व विषय यानी अपनी बात पर, बराबर। स्व विषय यानी अपनी खुद की बात पर वह अड़े रहे। उसके बाद है व्यापक यानी कि चारों ओर, और नहीं चारों ओर। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी यानी चारों ओर फैल जाना, बराबर। चारों दिशा में, ये सुनी सभी ने मतलब सभी को ये जो बात है वो पता चल गई। जिस प्रकार आखेटक ने, शिकारी ने हंस को बिंधा, उसे आहत किया, उसका शिकार किया, बराबर।
उसके बाद है बानी यानी कि वाणी। बस यहाँ तक है। हाँ है एक और, निरपराध यानी बेगुनाह, बराबर। उबारना, उबारना लिखिएगा यहाँ यानी बचाव करना, बराबर, बचाव करना। फिर है भक्षक यानी खाने वाला, बराबर। आपने शब्दार्थ लिखे हुए, किसी शब्द में अगर आपको दिक्कत आई होगी बच्चों तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से टीचर आपको दिखाएंगे, बराबर, ताकि आप सही तरीके से लिख पाऊँ। ख्याल आया बच्चों, बराबर। आज का हमारा तास यहीं तक बच्चों, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।